हाय गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसए 315। ठीक है, आपका ये वाले स्टैंडर्ड का नोट्स ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया गया है ऑलरेडी। ठीक है, तो आप जाके उधर से आप डाउनलोड कर सकते हो। और मैं अभी इंस्टा पे भी हूँ, तो उसमें क्या करता हूँ, मैं बहुत सारे केस स्टडीज हो गए, फिर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हो गए, कोई भी ऐसे को एकदम शॉर्ट फॉर्म में क्रिस्प फॉर्म में लेके बोलना हो गया, तो मैं वो सारे वीडियोस डालता हूँ। अगर आप चाहो तो उसमें भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इसका पहले तो नाम पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मेटेरियल मिस्टेबल थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। मतलब इसका नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें जो रिस्क ऑफ मेटल मिसस्टेटमेंट है उसको आइडेंटिफाई और एसेस करना बोला जाएगा थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मतलब ऑब्वियसली जो लाइक बिजनेस एनवायरमेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर क्या है ये स्टैंडर्ड को लेके। द ऑडिटर अल्टीमेटली दो ऑब्जेक्टिव है। एक तो ऑडिटर शैल आइडेंटिफाई एंड एसेस द रिस्क ऑफ मेटेरियल मिसस्टेटमेंट, वो कहाँ पे, एट द फाइनेंशियल लेवल एंड द एसेशियल लेवल, टू प्रोवाइड ए बेसिस फॉर डिजाइनिंग परफॉर्मिंग फॉर द। मतलब अगर आप कंट्रोल ही मतलब पहले तो आपको कंट्रोल आइडेंटिफाई एंड एसेस करना पड़ेगा ना कि प्रॉपर कंट्रोल है क्या नहीं, उसके बाद ही तो आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर पाओगे। और क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफाइंग एसेसिंग रिस्क मटेरियल द ऑडिटर शैल। मतलब आपको तो बोला गया है कि आइडेंटिफाई और एसेस करो। आपको तो बोला गया है कि आइडेंटिफाई और एसेस करो द रिस्क ऑफ मेटेरियल मिस्टेक। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोवाइड ए बेसिस फॉर डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग फॉर द ऑडिट प्रोसीजर, अभी इसका जो द फॉर द पर्पस ऑफ मतलब ये जो आइडेंटिफाई और एसेस करोगे वो ऑडिटर करेगा कैसे। द ऑडिटर शैल आइडेंटिफाइंग रिस्क थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ, मतलब फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग एसेसिंग रिस्क मैथमेटिक्स, ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा रिस्क को थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, अभी जो आइडेंटिफाइड रिस्क हुआ उसको एसेस करो एंड इवेल्युएट वेदर द रिलेट मोर परविजिबली। परविजिबली आप चैप्टर नंबर 8 पे जाके पढ़ोगे, फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ परविजिबली मतलब बहुत बहुत एसेशन, बहुत सारे चीजों को इफेक्ट करता है। ठीक है, evaluate whether they relate more pervasively to the financial statement as a whole and potentially affect many assets। ठीक है, फिर क्या है, ये जो आइडेंटिफाइड रिस्क है उसको रिलेट करो कि किधर किधर गलती हो सकता है। ये जो रिस्क है इसको लेके ये डिटरमाइन करो कि ये रिस्क कौन कौन जगह पे इफेक्ट करेगा एंड उसमें क्या क्या गलती हो सकता है। ठीक है, और कंसिडर करो कि उसका चांसेस ऑफ ऑकरिंग क्या है, लाइक लाइवलीहुड क्या है, कि कितना परसेंट चांस है कि वो होगा, वो मिसस्टेटमेंट होगा। तो ये जो आइडेंटिफाई और एसेस करोगे रिस्क मेटर मिसस्टेटमेंट को, ये कैसे करोगे, ऑडिटर कैसे करेगा, एक तो आइडेंटिफाई करोगे रिस्क को थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, अभी जो रिस्क को आइडेंटिफाई किए उसको एसेस करो एंड इवेल्युएट करो कि वो मोर परविजिबली वो रिलेट करता है कि नहीं टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल एंड पोटेंशियली इफेक्ट मेनी एसेट्स। ठीक है, अभी वो जो रिलेट द आइडेंटि वो जो आइडेंटिफाइड रिलेट है, आइडेंटिफाइड रिस्क है, उसको रिलेट करो कि कहां कहां गलती हो सकता है एट द एसेशन लेवल। और कंसिडर द लाइवलीहुड ऑफ द मिसस्टेटमेंट, मतलब ये सारे होने के बाद कंसिडर करो कि कितना परसेंट चांस है, मतलब लाइवलीहुड क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है ये मिसस्टेटमेंट होने का। अच्छा, इधर तो बोला गया है कि ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। अभी ये एंटिटी और इस एनवायरनमेंट का ऑडिटर पता कैसे लगाएगा, उसका अंडरस्टैंडिंग लेगा कैसे, वो लेगा रैंसम से। रैंसम से, ये याद रखना, वो लेगा रैंसम से, RNSOM।
आर से क्या है, रिलेवेंट इंडस्ट्री रेगुलेटरी एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूडिंग एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है। एन से क्या है, नेचर ऑफ एंटिटी। नेचर ऑफ एंटिटी में क्या क्या आता है, इट्स ऑपरेशन आता है, इट्स ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर आता है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट द एंटिटी इज मेकिंग एंड प्लान्स टू मेक आता है, द वे दैट द एंटिटी स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियली, ये भी आता है। तो अल्टीमेटली क्या क्या आता है, एक है ऑपरेशन, ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द वे इट इज स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियली। ठीक है। इसका अगर एग्जांपल्स देकर समझे तो क्या क्या होगा, बिजनेस ऑपरेशन हो गया, इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज हो गया, एग्जाम्पल्स ऑफ द मैटर इंक्लूड, मतलब इसका एग्जाम्पल्स क्या क्या है, इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज हो गया, फिर फाइनेंसिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हो गया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गया, ये सारे। सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब ऑडिटर को ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो मतलब कैसे सिलेक्ट होता है और अप्लाई कैसे होता है अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है। फिर क्या है, एंटिटीज ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजीज। इसमें कौन कौन सा मैटर इंक्लूड होगा, इंडस्ट्री डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, ये सारे। ठीक है। मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इसमें क्या होगा, इसमें क्या क्या एग्जांपल्स आएंगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड की रेशियोज, पीरियड ऑन पीरियड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस, बजट्स, फोरकास्ट, वेरिएंस एनालिसिस एंड डिपार्टमेंट और अदर लेवल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रिपोर्ट्स। मतलब अगर हम लोग समझने जाए तो क्या क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एंड की रेशियोज। ठीक है, ये तो समझ में। पीरियड ऑन पीरियड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस, मतलब जो सोचे कि 3 मंथ लाइक पिछले क्वार्टर में ये था, ये रिजल्ट था, ये प्रॉफिट था, ये सेल्स था, इस क्वार्टर में इतना रिजल्ट है, तो आप कंपेयर कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो। बजट, फोरकास्ट, वेरिएंस एनालिसिस एंड डिपार्टमेंट और अदर लेवल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रिपोर्ट। तो टोटल रैंसम में क्या क्या आया, ऑडिटर को अगर अंडरस्टैंड करना है उसके क्लाइंट के इन्वायरमेंट को, वो कैसे करेगा, रैंसम से। रैंसम मतलब आर, आर में क्या है, रिलेवेंट इंडस्ट्री रेगुलेटरी, relevant industry, regulatory, and other external factors, including applicable financial reporting framework, nature of the entity, including its operation, ownership and governance structure, type of investment, and the way that entity is structured financially. तो एग्जाम्पल ऑफ द मैटर क्या क्या इंक्लूड करता है, बिजनेस ऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, फाइनेंशिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एस से क्या है, सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ओ से क्या है, एंटिटीज ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी। उसमें क्या है एग्जांपल, इसमें कौन कौन से मैटर्स इंक्लूड होता है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस एंड मेजरमेंट में मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ, एम से है मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। उसमें क्या है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड की रेशियोज, पीरियड ऑन पीरियड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस, बजट, फोरकास्ट, वेरिएंस एनालिसिस एंड डिपार्टमेंट और अदर लेवल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रिपोर्ट। अच्छा, ये तो हम लोग समझ लिए कि हाँ ठीक है, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एंटिटी उसके एनवायरनमेंट को। अभी कौन कौन से कंट्रोल रिलेवेंट है ऑडिट पर्पस के लिए, उसको हम लोग कैसे देखेंगे, ऑडिटर कैसे पता लगाएगा। उसको ऑडिटर पता लगाएगा ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर्स है, मेटेरियलिटी, सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेटेड रिस्क, size of the entity, diversity and complexity of the entity's operation, applicable legal and regulatory requirement, circumstances and the applicable component of internal control, and nature of entity's business,
इंक्लूडिंग इस ऑर्गेनाइजेशन एंड ओनरशिप स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या है ऑडिटर जजमेंट का अबाउट कोई भी कंट्रोल इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन वो रिलेवेंट है कि नहीं ऑडिट के नहीं। एक है मेटेरियलिटी, फिर है सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेटेड रिस्क। ठीक है, फिर है साइज क्या है एंटिटी का, फिर जो एंटिटी ऑपरेशन उसका चल रहा है उसका डाइवर्सिटी एंड कम्प्लेक्सिटी क्या है, फिर एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके साथ साथ जो भी सर्कमस्टेंसेस है ऑब्वियसली उसका तो इफेक्ट आएगा ही, एंड द एप्लीकेबल कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड नेचर ऑफ एंटिटीज बिजनेस, मतलब एंटिटीज का बिजनेस किस नेचर का है, इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड ओनरशिप स्ट्रक्चर। ठीक है, as a part of the risk assessment the auditor shall determine whether any of the risks identified are in the auditor judgment are significant। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है। इसमें क्या बोला गया है कि कोई भी मतलब सॉरी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला गया है, जो मतलब एज ए पार्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट ऑडिटर को ये मतलब डिटरमाइन करना होता है कि कोई भी रिस्क वो सिग्निफिकेंट रिस्क है क्या नहीं। ऑडिटर कैसे डिटरमाइन करेगा, इन डूइंग सो ऑडिटर शुड कंसिडर एटलीस्ट द फॉलोइंग, मतलब ये जो मिनिमम पांच ये छह गो है, ये मिनिमम ये सारे तो कंसिडर करना ही है। क्या क्या, वेदर द रिस्क इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड, मतलब जो रिस्क है वो क्या रिस्क ऑफ फ्रॉड है। फिर कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसका कम्प्लेक्सिटी क्या है। वेदर द रिस्क इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी। ठीक है, whether this involves significant transactions that are outside the normal course of business, whether the risk is a risk related to significant economic, accounting or other development, जैसे कि like changes in regulatory environment, etc. The degree of subjectivity in the measurement of financial information related to that. अभी डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी मतलब क्या, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अभी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतना ही होगा। ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है ना, ये जो मैनेजमेंट है वो खुद से निकालता है कि इतना हम लोगों का डाउटफुल हो सकता है, तब नॉर्मली होता है। ठीक, ऐसा नहीं है कि अगर सोच लो 10 साल से 2% का रेट है तो इस साल बन नहीं सकते या फिर कम नहीं हो सकता। ये मैनेजमेंट के जजमेंट के ऊपर है। तो क्या क्या है ऑडिटर को अगर देखना होगा कि कोई भी रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क है क्या नहीं, whether the risk is a risk of fraud, complexity of the transaction, whether the risk involves significant transaction outside the normal course of business and significant transaction with related parties, whether the risk is whether the risk is related to recent significant economic, accounting or other development। ठीक है, और क्या है द डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन द मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द रिस्क। ठीक है, तो क्या क्या हुआ फिर से एक बार, whether the risk is a risk of fraud, complexity of the transaction, whether the risk involves significant transaction with related parties, whether risk involves significant transaction that are outside the normal course of business, whether the risk is related to recent significant accounting, whether the risk is related to recent significant economic, accounting or other developments, and the degree of subjectivity in the measurement of financial information related to the risk। ये जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है ये हम लोग कल पढ़ेंगे। फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या क्या है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में टोटल 3 चीजें, इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन द एंटिटी, एनालिटिकल प्रोसीजर और ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। ये सारे हम लोग बाद में कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए यही तक समाप्त है। कल हम लोगों का इसे 315 खत्म हो जाएगा शायद, हाँ फिर उसके बाद से स्टार्ट होगा, शायद खत्म होगा, अगर नहीं भी खत्म हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सही पेस पे ही चल रहे हैं। हम लोगों का अभी डे 13 हुआ तो आज शायद डे 14 है, तो हम लोग दो ढाई हफ्ते में हम लोग लगभग 4 चैप्टर्स खत्म कर दिए ऑलरेडी। तो ऐसा कोई मतलब अच्छे ही पेस पे चल रहा है। बाय।